नमस्कार। आज की तारीख है 23 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं लेके आया हूं आज का एडिटोरियल नोट्स सेशन। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन सभी पर बात करते हैं। जो डेली न्यूज़ होती है, जो कि यूपीएससी या अन्य एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, उन सभी की बात होती है। इस वीडियो को एक आम नागरिक भी देख सकते हैं ताकि वो दुनिया और भारत में हो रही विभिन्न टाइप के जो घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, उनसे वो अवेयर रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं स्कीम्स फॉर माइनॉरिटीज़ की। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसका काम है हमारे देश में कि तरह तरह की स्कीम या प्रोग्राम्स को लॉन्च करे जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए हों। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश में कितनी सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कमेटीज़ हैं। तो कम्युनिटीज़ हैं, 6 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे देश में सेंट्रली नोटिफाइड हैं। ठीक है, माइनॉरिटी के रूप में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन्स, मुस्लिम, पारसीज एंड सिख। ठीक है, अब इनके लिए वेरियस स्कीम्स क्या चलाई है गवर्नमेंट ने, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, खासकर स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलर स्कीम, यानी ये तीनों टाइप की स्कॉलरशिप चलाई गई हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू स्टूडेंट के खाते में पैसे चले जाते हैं। यूपीएससी में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? क्या ऐसा करना सही होगा कि सब्सिडी देने की बजाय हम लोगों के डायरेक्ट खाते में पैसे दें? ये सारी चीज़ें। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। ठीक है, तो मौलाना आज़ाद की जो नेशनल फेलोशिप स्कीम है, इसमें क्या होता है कि फ़ेलोशिप दी जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में। नया सवेरा जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें फ्री कोचिंग दी जाती है। ठीक है, क्यों फ्री कोचिंग दी जाती है, किन को दी जाती है? ये फ्री कोचिंग दी जाती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो बच्चे आते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के, उनको, ताकि वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन्हें क्रैक कर पाएँ। पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश क्या है? ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, है ना, जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और विदेश में अगर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए पढ़ो परदेश स्कीम है। नई उड़ान स्कीम क्या है? देखिए, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, ये तीनों जो संस्थाएं हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम करवाती हैं, इनको क्लियर करने के लिए नई उड़ान नाम की योजना है गवर्नमेंट की, जिसमें वो ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से हैं, और वो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। इसको सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट नई उड़ान नाम की स्कीम चलाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हो गई। इसके साथ और भी सारी स्कीम्स हैं। ये इसलिए थोड़ा नोटेबल हो गई क्योंकि अभी लोकसभा में जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इन सारी स्कीम्स के बारे में बताया जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में। दूसरी अब हम बात करते हैं बोत्सवाना की। बोत्सवाना में बहुत सारे हाथियों की डेथ हुई है, अफ्रीकन एलिफेंट्स की डेथ हुई है। ये बहुत एक दुखद घटना है और इन्वायरमेंट और साइंस के लिहाज से तो और दुखद घटना है काफ़ी ज़्यादा। हुआ क्या है, देखिए, बोत्सवाना जो कि साउदर्न अफ्रीका की एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया जो वाटर में थे, उन्होंने न्यूरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए वाटर में। ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से लगभग 300 अफ्रीकन एलिफेंट्स की डेथ हो गई। अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट धरती का, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल है। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के रेड लिस्ट में यह शामिल है। ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट जो बोत्सवाना में, नमीबिया में, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में जो पाए जाते हैं, इन 4 देशों में जो अफ्रीकन एलिफेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें साइट्स की अपेंडिक्स 2 में रखा गया। साइट्स का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें ये न्यूज़ चल रही थी, एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल द्वारा, और इसमें किस तरह से हाथियों की खासकर डेथ हुई है वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें।
और इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी भयावह रही होगी। Disturbing, so if it's something you don't want to see, it's probably a good time to look away. But we're going to head over to Johannesburg now, where Deborah Pata is standing by to talk a little bit more about what we know. So, Deborah, I have to say, I might be one of the that they are linked. And there is some positive news from all of this in this tragic situation, if you can even call it positive. In the situation in Botswana, those deaths, that mass die-off, occurred in a very remote area, and so the carcasses of these elephants were actually only found weeks after it happened, which made it was very difficult to get viable samples from the animals to ascertain what exactly was the cause of their death. In Zimbabwe, however, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एलिफेंट्स की डेथ हुई, कैसे उनके जो डेड बॉडी है वो हर जगह पे पड़ी हुई है बोत्सवाना में इधर उधर। तो अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट इश्यू की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इश्यू हमारा क्या है, सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ के बारे में, ठीक है। 8 राज्यसभा के जो एमपीज़ थे उन्हें सस्पेंड किया गया मंडे को, यानी सितंबर 21 को। किस लिए सस्पेंड किया गया, बैड बिहेवियर के लिए, उनका बिहेवियर सही नहीं था। और ये जो सस्पेंशन था इसका मोशन एक वॉइस वोट द्वारा पास किया गया था। वॉइस वोट क्या होता है, देखिए, जो लोकसभा या राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी कि स्पीकर और चेयरमैन, वो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए वॉइस वोट कराते हैं। वॉइस वोट कहने का मतलब यस या नो में आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ की लाउडनेस के आधार पर अपना डिसीज़न सुनाते हैं, तो इसे बोलते हैं वॉइस वोट। वॉइस वोट से क्या होता है, जो मामले होते हैं या जिन पे डिस्कशन होना होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। अब देखिए, तो इन 8 राज्यसभा एमपीज़ को सस्पेंड किया गया। थोड़ा सा हम सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ से रिलेटेड प्रिंसिपल को जान लेते हैं। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रोल भी है, उनका ड्यूटी भी है, यानी स्पीकर और चेयरमैन जो है, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, उनकी ये ड्यूटी है कि वो ऑर्डर मेंटेन रखें ताकि हाउस जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर सके। अब देखिए, तो 8 मेंबर्स का ये जो सस्पेंशन किया गया, ठीक है, इन्हें सस्पेंड किया गया है इसलिए क्योंकि जो फार्म बिल ला रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया भी है 20-21 सितंबर के, कि फार्म बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है उसका ये अपोज़ कर रहे थे उसे, लेकिन अपोज़ करने का इनका तरीका सही नहीं था। कोविड-19 के जो रूल्स और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनको इन्होंने तोड़ा और ये कहते हुए जो चेयरमैन थे उन्होंने इन सबको सस्पेंड कर दिया। तो देखिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर हम देखें राज्यसभा का रूल नंबर 373 ये कहता है कि लोकसभा का, सॉरी, ये रूल कहता है, रूल नंबर 373 कि स्पीकर का अगर ओपिनियन ये है कि कोई भी मेंबर डिसऑर्डरली तरीके से, है ना, ऐसा कर रहा है कि और मेंबर्स को दिक्कत हो रही है या सदन की कार्यवाही में बाधा आ रही है, तो उसे क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि ये जो डिसीजन लिया गया है 8 मेंबर्स को सस्पेंड करने का, इसके खिलाफ अपोजिशन के मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया, है ना। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं इतिहास में जब इंडियन पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के दौरान कई बार सस्पेंशन हुआ है कई मेंबर्स का, ठीक है, दोनों तरफ से, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी और जब भाजपा की गवर्नमेंट है तब भी। हालांकि अपोजिशन मेंबर्स का कहना है कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है, बट फिर भी हम अब इसको इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि देखिए, एक बैलेंस बना के चलना होता है, ठीक है। जो स्पीकर है उसे बैलेंस बना के चलना चाहिए। किस प्रकार का बैलेंस, कि ना ही कोई मेंबर ऑर्डर को तोड़े और कार्यवाही को प्रभावित करे, है ना, और ना ही स्पीकर का डिसीज़न इतना सख्त हो कि ऐसा लगे कि स्पीकर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने नहीं बल्कि अपनी धौंस जमाने आए हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में एक क्लियर डिस्टिंक्शन रखते हुए स्पीकर को ऐसे मामलों पे फैसला लेना चाहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल है oaditya900@gmail.com। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मिलते हैं कल।